इसके बाद बीच में टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल। देखो पहला जो टाइप आता है इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब तीन कैटेगरीज से ये डिवीजन है। पहला कैटेगरी में डिवीजन है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कोऑर्डिनेशन लाना, और एक्सटर्नल यानी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो इंटरनल यानी बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, और एक्सटर्नल यानी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ऐसे ऐसे क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं दैट विल बी वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, एंड हॉरिजॉन्टल की जब हम बात कर रहे हैं यानी ऐसे ऐसे, तो वो सेम लेवल पे जो यूनिट्स हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सेम लेवल्स पे, उनके बीच में अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें वो हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल यानी बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, हॉरिजॉन्टल यानी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या कोई भी यूनिट्स जो सेम लेवल पे। ठीक है, इसके बाद तीसरा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं बट ठीक है समझते हैं, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव। देखो अगर मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि उसमें कैसे एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बाय कोऑर्डिनेशन आई मीन लोगों के बीच का क्या रिलेशनशिप्स हैं, कैसे एक हायरार्की बनी हुई है और वो लोगों के बीच में कैसे वो चेन से वो चेन ऑफ कमांड, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप सब कैसा है, उसका एक आउटलुक मैं मांगूँ हायरार्की का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो उससे बोलते हैं प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन। सब्सटैंटिव कोऑर्डिनेशन उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक एक्टिविटी, कोई एक सिंगल एक्टिविटी के कंटेंट्स का कोऑर्डिनेशन है। कि एग्जांपल देखो यहाँ दे रखा है, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है ना कि ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इतने इतने जॉब्स हैं, यहाँ इतने लोग हैं, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है और ऐसे ये बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन ऐसे आते हैं। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट हो गया, ये हो गया प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव हो गया ब्लूप्रिंट ऑफ कार इंजन ब्लॉक, सिर्फ एक इंजन ब्लॉक जो है उसका मैं ब्लूप्रिंट मांगूँ तो वो सब्सटैंटिव। ठीक है, हो गया ये टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में ये तीन बेसिस थे। इसके बाद नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए कोऑर्डिनेशन को अच्छी करने के लिए, बेटर करने के लिए। तो चार चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट। देखो मैंने वो बात अभी बताई थी, जब भी मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट दो लोग कैसे करते हैं, जैसे मैं बोलते हैं ना यार कल की टाइमिंग्स का, कॉलेज की टाइमिंग्स जो है प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट कर लेना, मतलब उनसे कम्युनिकेट कर लेना, उनसे एक कांटेक्ट बना के रखना, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट यानी ज़रूरी क्या है कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन होना। तो जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन बेटर कब होता है, जब बात आमने सामने हो रही है। इसको बोलते हैं फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के आइडियाज़ और बातों को बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अर्ली स्टार्ट। जितना जल्दी तुम कोऑर्डिनेशन लाने के लिए जो कर रहे हो वो एफर्ट्स पहले से जितना जल्दी ले लोगे उतना बेटर है। और जितना जल्दी ऑब्वियसली शुरू किस चीज़ से होता है, प्लानिंग से होता है, तो प्लानिंग से ही कोऑर्डिनेशन लाना शुरू कर दो। अब प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन कैसे लाते हैं, देखो जब मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन लाना है प्लानिंग के थ्रू, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आइडियाज़ जो होते हैं अलग अलग उनको एक बारी लिखते हैं और समझते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ माय कोर्स ऑफ एक्शन विच आई हैव टू टेक। जब मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ, मान लो मैंने उसी टाइम डिसाइड करते टाइम ही सभी डिपार्टमेंट्स के एक एक हेड को बुला लिया और बोला भाई प्लान बनाते टाइम सब बैठेंगे एक साथ और अपने आइडिया सब देंगे और म्यूचुअल प्लान बनाएंगे। यहाँ पे मैंने क्यों म्यूचुअल प्लान बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट लिया जिसको मैं कोऑर्डिनेशन बोलता हूँ। कोऑर्डिनेशन कॉन्शियस एफर्ट इसीलिए था कि मैंने जानबूझ के एक एफर्ट एक्स्ट्रा लिया, मैंने सबको बुलाया और बोला अभी से सारे मिल के प्लान बनाओ। क्योंकि जब प्लान ही मिल के बना लिया मतलब सबकी रजामंदी, सबके म्यूचुअल डिसीजन से वो प्लान बना है, तो ऑब्वियसली सब उसमें राज़ी होंगे, खुश होंगे और वो फुलफ़िल उसको करेंगे। और मेरा जो कोऑर्डिनेशन लाने का एम है वो हो जाएगा, बिकॉज अब वो उन्होंने प्लान जो बनाया ही एक साथ है तो वो फुलफ़िल भी एक साथ कर पा रहे हैं। तो जितना अर्ली स्टार्ट हो जाए कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग स्टेज से ही हो जाए, पार्टिसिपेशन जो है म्यूचुअल कंसल्टेशन
पार्टिसिपेशन इन अर्ली प्लानिंग स्टेजेस इटसेल्फ। प्लानिंग स्टेज से ही म्यूचुअल अगर कंसल्टेशन ले लो और कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स एन अर्ली स्टार्ट टूवर्ड्स कोऑर्डिनेशन। फिर आता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि देखो मैं अगर कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, सामने से भी एफर्ट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक यूनिलेटरल एक्शन बन जाए, एक ही साइड, वन साइडेड ना हो, रेसिप्रोकेट हो। अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो भी डाले, अगर मैंने उससे बात करी है वो भी बात करे, मैंने उसको कुछ बताया है कि हाँ हम ऐसे ऐसे करने का सोच रहे हैं, उसको वो एटलीस्ट रेसिप्रोकेट करेगा तो हम एटलीस्ट कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। यानी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप रहे एलिमेंट्स में, अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन, कोई भी वन साइडेड चीज़ ना हो बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी ऐसा ना हो कि आपने बस अभी कुछ किया, जैसे मैंने बोला प्लानिंग के लिए मैंने सबको बुला लिया, ठीक है हो गया, ठीक है, तो क्या मेरा कोऑर्डिनेशन खत्म? मैं बोलूँ भाई मैंने तो कर लिया अपना कोऑर्डिनेशन का काम, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग के बाद आपने बस छोड़ दिया कि हाँ अब तो हो गया। नहीं, अगर मान लो प्लानिंग करके छोड़ दिया लेकिन एक्चुअल जब काम करने की बारी आई तो कोई किसी से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रख रहा, सब अपने लगे हुए हैं, तो क्या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ज़रूरी है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहे, नेवर एंडिंग रहे, नॉट बेस्ड ऑन फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मतलब अच्छा प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व कर लेंगे, अपने आप देखी जाएगी, तब अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये वाला एटीट्यूड ना रहे। यानी ऐसा एटीट्यूड ना रहे कि फायर फाइटिंग वाला, फायर फाइटिंग दैट इज सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स एज दे अराइज, ऐसा ना हो, बल्कि प्रिवेंट इन एडवांस देयर अकरेंस, कि कोई पहले से ऐसा सिस्टम बना के रखो कि उनकी अकरेंस, प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर ही ना हो, वही प्रिवेंट करो कि वो ऐसे इतना स्मूथ अपना फंक्शनिंग चलाओ कि प्रॉब्लम अकर ही ना हो, प्रॉब्लम आए ही ना। तो ये कंटिन्यूटी है कि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक एफर्ट करके छोड़ दिया, उसको कंटिन्यूस लगातार एफर्ट्स लेते जाओ। ठीक है, उसको नेवर एंडिंग एक प्रोसेस बनाओ। तो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गए 4। इसके बाद आता है टेक्निक्स। आई होप मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करा रहा हूँ, बट या आई थिंक मैं स्पीड काफ़ी खींच दिया। बट देखो जो सिंपल चैप्टर है ना, उस पर फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है 4th, दैट इज़ मतलब द कम्बाइंड ऑफ ऑल दीज 3। ये 3 चैप्टर और वो एक 4th चैप्टर बराबर है, ये समझ लो। तो ऐसे पे टाइम में फालतू का वो 1-1 घंटे का वो लेक्चर बना के कोई वो नहीं करना चाहता। तुम्हारा टाइम भी बहुत कीमती है, मेरा भी बहुत कीमती है, तो दोनों फटाफट काम ख़त्म करते हैं ना। जिस चीज़ पे देखो जितना डिज़र्व करता है जो चीज़, टाइम उतना ही देना चाहिए। उससे फालतू का करके कि नहीं मैं तो हर चैप्टर को 1-2 घंटा दूँगा, नहीं। जो चीज़ पढ़ रखी है, देखो कोऑर्डिनेशन बहुत बेसिक चैप्टर है, इसके बस जैसे जो जो नाम है जैसे जैसे वो है, बस यू हैव टू मेमोराइज फ्यू थिंग्स एंड वो सॉर्टेड है चैप्टर, उसमें कोई ज़्यादा उसमें कुछ करके कुछ मिलेगा ही नहीं। बट हाँ, 4th चैप्टर जैसे है उसमें यू नीड मोर टाइम, ताकि उसको, बिकॉज दैट्स अ न्यू थिंग। तो कोई नई चीज़ को मैं समझाने में और तुम समझने में ऑब्वियसली टाइम लोगे, इसलिए मैं भी उसको टाइम उतना दूंगा जितना वो देना चाहिए। इसमें टाइम देके मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, मैं इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं तुम्हें टाइम कितना देना है उसके बारे में समझाऊँ। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टेक्निक्स और मैकेनिज्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये तरीके हैं कि मैं कोऑर्डिनेशन कैसे लाऊं। 10 तरीके हैं कोऑर्डिनेशन लाने के, मैं 10th से शुरू कर रहा हूँ फिर फर्स्ट पे आऊँगा। पहला तरीका है खुद करो, वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन, यानी कि पेन गिर गया मेरा, नो पन इंटेंडेड। वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन का मतलब, जब मैं कोऑर्डिनेशन ला रहा हूँ वॉलेंट्री, सब अपने आप अपने खुद से ही कोऑर्डिनेशन लाएंगे, यानी खुद एफर्ट्स लेंगे, खुद कॉल करके पूछना यार कितना तेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना चाहिए, मेरे को बता, मैं उस हिसाब से परचेज़ करूँ। यार प्रोडक्शन ने परचेज़ को कॉल किया, यार मेरे को ये और माल चाहिए होगा अगले हफ्ते, तो वो तैयार रखियो। वॉलेंट्री काम कर रहे हैं वो, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए खुद एफर्ट्स ले रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके बाद साउंड प्लानिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतना बेटर कोऑर्डिनेशन है, तो प्लानिंग ही अच्छी कर लेना एक सबसे बहुत अच्छा तरीका है कोऑर्डिनेशन लाने का, क्योंकि जब सबने प्लान इकट्ठे कर लिया तो एग्जीक्यूशन तो उसी तरह से चलेगा, तो सब खुश हैं, तो सब प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, तो ठीक है, हम बोलेंगे भाई प्लान भी सबने मिलके बनाए, काम भी सब मिलके ही हो रहा है फिर, क्योंकि हम प्लान के हिसाब से चलेंगे। फिर है सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुमने बना दिया, किसी को समझ नहीं आ रहा किससे बात करनी है, किससे कहाँ जाके बोलूँ, कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी को नहीं पता किससे बात करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन का, समझ ही नहीं आता। बॉस को बोलूँ तो बोलता है मेरे से ये बात ना करो, उससे करो, उसको बोलूँ तो बोलता है मेरा ये एरिया नहीं है, उससे करो। जब ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफाइड नहीं है, कोऑर्डिनेशन मुश्किल होगी या नहीं होगी? तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन लाने का तरीका ये भी है
कि तुम सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। जब बहुत चीज़ें स्मूथ अपने आप हो जाएंगी तो कोऑर्डिनेशन भी अपने आप आ जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात करने से सब सॉल्व होता है। कम्युनिकेशन अगर अच्छा है कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगी। जब आपस में सब बात कर रहे हैं कि भाई इतना है, भाई ऐसे है, भाई ऐसे, तो अच्छा देयर इज़ नो मिसोजिनी है कि मैं भाई भाई बोल रहा हूँ, बहन क्यों नहीं हो सकती। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द भावनाएँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जब मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं कोऑर्डिनेट ही कर रहा हूँ उससे, तो अगर कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है तो कोऑर्डिनेशन लाना और इजी है। तो ये एक और तरीका हुआ। फिर लीडरशिप और सुपरविजन, जो बंदा एक्चुअल काम कर रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा किससे बात करनी है, ठीक है, छोड़ दे, उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र लगा दिया मैंने जो कि 10-15 बंदों को संभाल रहा है। तो वो सुपरवाइज़र ही उनका ध्यान रख लेता है कि उन्हें बता देता है ऐसे ऐसे करना है। तो कोऑर्डिनेशन की उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ही कॉम्प्लेक्स, ये नहीं हो सकता, तो तुम सुपरवाइज़र लगा दो या उनके अच्छे लीडर्स के अंडर डाल दो, ताकि उन्हें एटलीस्ट कन्फ्यूजन ना आए, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप की ज़रूरत ही ना पड़े जब क्लैरिटी ऑफ कमांड रहेगी। तो जब लीडरशिप और सुपरविजन बेटर है तो कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाएगी। देन स्टैंडर्डाइजेशन, देखो हर चीज़ अगर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है तो मुझे जो है ज़्यादा डिफरेंसेस से डील नहीं करना पड़ेगा। कि अगर मान लो सब डिपार्टमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट से डील करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, स्टैंडर्ड है वो डिपार्टमेंट उन सब के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके पास जाओ वो सॉल्व कर देगा। या अगर मान लो यूनिट्स, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है स्टैंडर्ड। देखो मैंने बोला अगर अलग अलग यूनिट्स हैं वो सिमिलर ब्रिक्स, जैसे मैं बताऊँ ब्रिक्स का एग्जाम्पल ले लो। दो बंदों को बोला ब्रिक्स बनाने के लिए, दोनों ने कोई बातचीत करी नहीं और कोऑर्डिनेशन थी नहीं, उनको जो सैंपल दिया गया ब्रिक्स का वही अलग था, तो उन्होंने अलग बना लिया। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था ब्रिक्स के उस सैंपल के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं आई क्योंकि सब अलग ब्रिक्स बन चुकी हैं। तो अब क्या ही काम होगा उसका, क्योंकि वो वेस्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन जो है, अगर एक सेट बेंचमार्क सेट है, उसी के हिसाब से सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, या उसी कोई कुछ भी हो सकता है, वो उसी के हिसाब से सेल हो रही है, वो बेंचमार्क्स के हिसाब से जब सब करेंगे तो कोऑर्डिनेटेड है। क्योंकि अगेन ये भी एक तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट का, ये भी एक तरीका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, कि जब स्टैंडर्ड है बेंचमार्क है सब उसी तरीके से करते हैं, तो ये अपने आप एक डायरेक्शन, सबको एक सेम डायरेक्शन में डाल दिया ना आपने एक स्टैंडर्ड देके, तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। फिर है चेन ऑफ कमांड। जो चेन ऑफ कमांड समझते हो ना, कि मुझे इससे काम लेना है और अपना काम इसको सबमिट करना है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके पास जाना है। तो कमांड किससे लेनी है, कमांड किसको देनी है, आपका सबॉर्डिनेट कौन है, आपका सुपरवाइज़र कौन है, जब वो सब क्लियर है तो ऑब्वियसली, अगर ये क्लियर है मतलब कम्युनिकेशन भी क्लियर होगा, ये क्लियर है कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन और इजी होगा। तो ये एक और तरीका है कोऑर्डिनेशन लाने का, कि बिकॉज ये भी एक तरीका है। देखो जैसे सुपरवाइज़र अगर आप नहीं कर सकते तो चेन ऑफ कमांड ऐसी रखो कि आपका जो सुपीरियर है वही आपको ये अच्छे ऑर्डर्स, अच्छे कमांड्स दे देता है अच्छे से, और आपको समझ में आ जाता है, आप कर देते हो काम, तो कोऑर्डिनेशन आ गया एक तरह से। फिर है इंडोक्ट्रिनेशन एंड इंसेंटिव्स। अगर मैं कोई काम अच्छा कर रहा है उसे इंसेंटिव दे रहा हूँ, रिवॉर्ड दे रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेट्स दे रहा हूँ, एक तरह से वो खुश हो गया, मोटिवेशन हो गया। अगेन मोटिवेटेड रहेगा वो, तो वो काम और अच्छी तरीके से करेगा। अगर मान लो मैंने सबको ये बोल दिया कि जो काम अच्छे करेंगे उनको मैं सर्टिफिकेट दूंगा, तो वो सब काम आपस में मिलके अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि एक कम्पेटिटिवनेस आ जाएगी उनमें, तो वो कोऑर्डिनेशन और आएगी। बिकॉज हाँ ये ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन इतना हो गया कि वो राइवलरीज में हो जाए, बट हाँ इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स इतने अगर आप दोगे तो कोऑर्डिनेशन ज़रूर आएगा। फिर आता है लाइजेंस डिपार्टमेंट्स, या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। लाइजेंस डिपार्टमेंट्स यानी वो डिपार्टमेंट्स जो आपस में डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने परचेज और प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया, ये लाइजेंस डिपार्टमेंट्स अगर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने आप कोऑर्डिनेशन ले आते हैं, क्योंकि पता है कि परचेज़ वाले को पता है कि भाई मेरा जो काम मेरे को जिससे डील करना है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि मेरे को परचेज़ से ही डील करना है, वही उससे ही कोऑर्डिनेट करके रखना है। तो ये वाले डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन लाते हैं, ये एक तरीका होगा। फिर आता है जनरल स्टाफ। मैंने बोला ना दो बंदों के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। जनरल स्टाफ वो काम करता है क्योंकि वो किसी डिपार्टमेंट से मान लो नहीं है, तो वो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देगा आपको, एक जनरल गाइडलाइन दे सकता है, तो वो कोऑर्डिनेशन लाने में और हेल्प करता है। ठीक है, और 10th मैंने पहले बता दिया। तो ये 10 टेक्निक्स थी कोऑर्डिनेशन लाने की।
जो मैंने बता दी हैं। इसके बाद का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अगेन मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्यों बोला जाता है कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस? देखो, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। जो कोऑर्डिनेशन है वो इन पांचों से रिलेट करता